स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 इज गोइंग ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 19। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट होने के जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 19 है और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दैट्स वाई मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने के इस क्वेश्चन के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल? अ बोट गोज 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the steam and that of the boat in still water. Okay? तो यहाँ पे सबसे जो क्वेश्चन को गलत कराने के चांसेस बनते हैं वो होती है लास्ट का ये लाइन, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्टीम एंड दैट ऑफ द बोट ऑफ स्टिल वाटर। तो बच्चे पहले क्या करते हैं, स्पीड ऑफ द स्टीम को x ले लिए और स्टिल वाटर ऑफ द बोट को y। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिस्टमेटिकली हमारे पास क्या होता है कि अक्सर हम लोग x प्लस वाई और x माइनस वाई यूज करते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को x लीजिए और फिर स्पीड ऑफ द स्टीम को y, जो कि मैंने ले रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x ले लिया और स्पीड ऑफ द स्टीम क्या ले लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.6 में जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था वहाँ पे भी अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन था। इसके लिए मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी दे रखी है। तो वहाँ पे ये डिस्कशन हुआ था हमारा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अप स्ट्रीम एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है, अगर वाटर हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम इसी डायरेक्शन में अपनी बोट को ले जा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। इस तरीके में होता क्या है कि अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है और वाटर का जो फ्लो है, वाटर की स्टीम की जो स्पीड है अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर है और आप उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो आपके बोट की स्पीड 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। मतलब डाउन स्ट्रीम में जब हम लोग मूव करते हैं तो स्टीम की स्पीड जो होती है वो बोट की स्पीड में ऐड हो जाती है, मतलब बोट को थोड़ा और स्पीड में तेज़ी से ले जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप कभी ऊंचे से नीचे की तरफ साइकिल को लेके चल रहे हैं, मैं बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकिल की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ साइकिल को लेके चल रहे हैं तो जितनी स्पीड से आप पैडल चला रहे होते हैं, बाइक आपकी साइकिल उससे ज़्यादा स्पीड से चल रही होती है, आपको कम मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम का पोजीशन क्रिएट हो रहा है वहाँ से वो स्पीड आपकी बढ़ जाती है। एज वेल एज अप स्ट्रीम में क्या होता है कि अगर वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आप उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो वाटर की स्पीड है जिसे हम स्पीड ऑफ स्टीम कहते हैं, वो बोट को क्या करेगी, अपोज करेगी। लेकिन कितना अपोज कर पाएगी, जितना कि उसकी स्पीड होगी, ज़्यादा अपोज नहीं कर सकती। तो अगर मान लीजिए कि वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है और बोट इधर से आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो वो 10 में से 3 माइनस कर देगी, तो कितने से अब चलेगी आपकी बोट, 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है। तो अब हम लोग वही लिख रहे हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, बोट की स्पीड में से
स्टीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, दोनों मतलब बोट की स्पीड में स्टीम की स्पीड ऐड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब आपके पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको कि हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये जानते हैं आप, बहुत ईजी चीज़ है। अब देखिए पहली सिचुएशन ये है कि अप स्ट्रीम में कितना ट्रेवल कर रहा है, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, तो ये हो गया 30 अपॉन में x माइनस वाई। तो ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम का टाइम, 30 अपॉन में x माइनस वाई, दिस इज द टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना ट्रेवल किया, 44 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस पे लिखेंगे 44, और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, तो ये हो गया 44 अपॉन में x प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये क्या है टाइम। तो 30 अपॉन में x माइनस वाई, ये हो गया टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, और 44 अपॉन में x प्लस वाई, ये हो गया टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। और दोनों टाइम को अगर हम मिला दें तो क्वेश्चन कह रहा है कि इट विल टेक 10 आवर्स, तो दिस इनको हमने ऐड कर दिया तो ये इक्वल हो गया 10 के, ठीक है। अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब सेकेंड सिचुएशन पे आइए, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो ये हो गया डिस्टेंस 40 और अपॉन में स्पीड x माइनस वाई, 40 अपॉन में x माइनस वाई, ये टाइम टेकन हो गया अप स्ट्रीम में इन सेकेंड सिचुएशन, एंड 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो 55 डिस्टेंस और स्पीड कितनी x प्लस वाई, तो 55 अपॉन में x प्लस वाई, ये स्पीड हो गई इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अब जब हम इन दोनों टाइम, ये टाइम हो गया इन डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम का टाइम हो गया और ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया, और दोनों को मिला करके क्वेश्चन कह रहा है कि इन 13 आवर्स इट विल टेक 13 आवर्स, दोनों को ऐड करके इक्वल कर दिया हमने 13 के। इसे लिखा जा सकता है 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या देखने को मिल रहा है कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को दोनों जगह देख रहे हैं हम, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को दोनों जगह देख रहे हैं, तो एक को हम u ले लेंगे और एक को v ले लेंगे। चलिए लेते हैं, हमने क्या किया, हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u ले लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v ले लिया, और उनको हमने इक्वेशंस में रख दिया। तो पहली इक्वेशन तैयार हो गई हमारी, 30u प्लस 44v इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 3, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 40u प्लस 55v इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले हम u एंड v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, u के साथ यहाँ पे 30 है और सेकेंड इक्वेशन में u के साथ 40 है, तो अगर हम 30 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा, और 40 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 4 से, और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3 से। हमारा टारगेट होता है कोफिशिएंट्स को इक्वल करना किसी भी एक वेरिएबल का, और क्योंकि सेम साइन है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट इक्वेशन में, 4 से मल्टीप्लाई 30 होगा 120u प्लस 44 में मल्टीप्लाई होगा 176v इज इक्वल्स टू 10 में 40, 3 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, 3 से 40 मल्टीप्लाई 120u, 3 से 55 में मल्टीप्लाई 165v, और 3 से 13 में मल्टीप्लाई 39। साइन चेंज होगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। ये जब सब्ट्रैक्ट होगा 176 माइनस 165 तो ये हो जाएगा 11v इज इक्वल्स टू 40 माइनस 39 1, 11 आ जाएगा डिवाइड में, v इज इक्वल्स टू 1/11। अब हम v की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख दे रहे हैं, तो ये हो गया 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल्स टू 10, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, तो 30u इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10,
ये हो गया 30, u इज इक्वल्स टू 4 इधर आया तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, तो u इज इक्वल्स टू हो गया 6/30 इज इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ से हमें v और u दोनों वैल्यूज़ पता चल गई। v की वैल्यू मिल गई हमें 1/11 एंड u की वैल्यू मिल गई 1/5। इनको हम v की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1/x+y, और u की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1/x-y। दोनों साइड हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। जब हमने इधर रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया x+y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 5, और ये हो गया x-y इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को सॉल्व कर देंगे। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 बहुत ही ईजी इक्वेशन है, दोनों को ऐड किया, कैंसिल हुआ, 2x 16 आया, x 8 आ गया। फिर हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 5 में रख दिया तो y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू को हमने 8 लिया था, सॉरी x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 3। हमने स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना लिया था x, तो x की प्लेस पे 8, तो ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने लिया था y, तो ये हो गया y की वैल्यू 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर। So this is all about your exercise, sorry, example number 19. This is very good example. You must have to practice this example again. Okay. Now in next video I will give you the some extraordinary questions related to the pair of linear equation in two variable, and these questions I am going to take from your NCERT textbook, optional exercise 3.7, question number 7. Okay.